वो लोग सरकारी संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। अगर चुनाव में गड़बड़ी करनी है तो चुनाव आयोग का मिसयूज करते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का मिसयूज करते हैं। अगर मूल्यवासी बहुजनों की विरासत पर कब्जा करना है तो मोहन भागवत के कहने पर भारत के समाज मान्यता थोड़ी देंगे। ये क्या है? तो मोहन भागवत ने तरीका ढूंढ लिया कि जज को ही मैनेज कर लिया जाए। तो हमारी लड़ाई जैसे आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों से है, उसी तरह हमारी लड़ाई इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा किए हुए ब्राह्मणों के खिलाफ भी है। तो 9 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और भारत के लिए कि उस दिन क्या करने वाले। सरकार के लोग भी उस दिन को कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। मैं ऐसा मानता हूं उस दिन वो कांड करने वाले। और वो कांड क्या है? तो जून के पहले वीक में खबर छपकर आई सभी अखबारों में कि दिल्ली में एक ओल्ड फोर्ट है, ओल्ड किला है, और उस ओल्ड किले में एएसआई द्वारा यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। और उसके अंदर एएसआई का जो अधिकारी है वो मीडिया को उसने कहा कि प्री मौर्यन मॉन्यूमेंट्स मिले, यानी मौर्य के पूर्व के अवशेष मिले। उसमें आधिकारिक तौर से बीजेपी के मंत्री ने यह ऐलान किया कि G20 9 सितंबर को G20 परिषद दिल्ली में जो होने वाली है, तो प्रधानमंत्री महोदय विभिन्न देशों के आए हुए प्रतिनिधियों को उस बोर्ड की वो चीजें दिखाने के लिए लेकर जाने वाले हैं और ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं कि ये इंद्रप्रस्थ के प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो काल्पनिक बातें हैं, जो काल्पनिक काव्य है, उसको ऐतिहासिक घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा गुस्सा जायज है, हमारा विद्रोह जायज इसलिए है कि भारतीय पुरातत्व विभाग अपने ही उसूलों को, अपने ही सिद्धांतों को नकार रही है और आरएसएस बीजेपी के द्वारा एएसआई का मिसयूज किया जा रहा है। इसी गवर्नमेंट ने 2 साल पहले कमेटी का गठन किया था दीक्षित की अध्यक्षता में, और उसको ये काम सौंपा गया था कि रामायण और महाभारत का काल जो है, समय जो है, वो इंडस के पहले दिखाया जाए, सिंधु सभ्यता के पहले दिखाया जाए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रामायण और महाभारत ये प्री मौर्य है, बुद्ध पूर्व है और मौर्य काल के पूर्व का है। एक बड़े हिस्टोरियन है डीएन झा, द्विजेंद्र नारायण झा, अभी उनका मृत्यु हुआ है। वो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन के तौर पर माना जाता है। यही वो ब्राह्मण है जिन्होंने होली मिथ काउ नामक एक किताब लिखी और जिसमें उन्होंने दावे से कहा कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे। रामायण में गोमांस भक्षण का समर्थन है, महाभारत में गोमांस भक्षण का समर्थन है, ऐसा उन्होंने कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात का इन झा ने समर्थन किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब हम ब्राह्मणों के पास नहीं है। इन्होंने किताब लिखी है 1981 में, प्राचीन भारत का इतिहास। इस किताब में उन्होंने ये सवाल खड़ा किया जो ब्राह्मणों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा या ब्राह्मणों की संस्थाओं द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि महाभारत का समय कितना पुराना है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का एक डायरेक्टर जनरल था, अभी वो मर गया, साल भर भी नहीं हुआ, उसका नाम है बीबी लाल।
जो अयोध्या पर आज आरएसएस का कब्जा हुआ है, इसका श्रेय ये जो आर्कोलॉजिस्ट है बीबी लाल को जाता है। तो बीबी लाल का ये कहना था कि महाभारत का समय ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी है, यानी बुद्ध से 400 साल पहले। मगर झा कह रहे हैं अपने इतिहास के ग्रंथ में कह रहे हैं कि आप जिसको आधार मानकर प्रचार कर रहे हो कि बुद्ध के पहले महाभारत की घटना घटित हुई है, तो झा महोदय लाल का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि महाभारत ये साहित्य काव्य है, मगर जिन बातों का आप आधार, जिन बातों को आप इतिहास के तौर पर बता रहे हो, आपके पास कोई पुरातात्विक प्रमाण या आधार है? महाभारत को कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है, महाभारत का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, इसलिए काल्पनिक बातों को इतिहास के तौर पर नहीं थोपा जा सकता। ऐसी बात डीएन झा ने अपने इतिहास लेखन में की है। साथियों, ये साय के द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेख को ढूंढा गया, बुद्धा के बर्थ प्लेस को ढूंढा गया, यहाँ तक कि ये भी कल्पना थी कि कोई अशोक राजा हुआ ही नहीं। जैसे जैसे जमीन के नीचे अभिलेख मिलना शुरू हुआ, तो ये भी डिबेट शुरू हुआ कि देवनाम प्रियदर्शी ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं है। मगर जैसे जैसे उसके अभिलेख मिलना शुरू हुआ, तो सम्राट अशोक के समकालीन जो राजा थे अफगानिस्तान के उस साइड में, ग्रीक साइड में, तो उनकी हिस्ट्री मौजूद थी, अशोका की हिस्ट्री मिलना शुरू हो गया था। तो समकालीन राजाओं की सूची मिलने के कारण देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा है, यह सिद्ध हो। बुद्ध की जानकारी मिलना शुरू हुआ और 1860 में फौजमेल नामक एक बड़े विद्वान ने जातक कथा का अनुवाद किया 5 वॉल्यूम में, और सांची में, भरभूत में, अमरावती के स्तूप में जगह जगह पर जातक कथाएं मिली। जातक कथाएं बौद्ध तत्व ज्ञान को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का साधन था। सन 1871 में एक जर्मन लेखक ऑन दी रामायणा नामक एक ग्रंथ लिखा, और वही वो विद्वान था जिसने ब्राह्मणों को चुनौती दिया, और ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने एक जातक कथा पाई गई, जिस जातक कथा का नाम था दशरथ जातका। तो उन्होंने बुक की शेप में उसको प्रसिद्ध किया, उसका टाइटल रखा दशरथ जातका, स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। यानी लोगों को वाल्मीकि राम की कथा मालूम थी, मगर पहली बार सन 1871 में दशरथ जातक कथा को प्रकाशित किया गया, और उसमें ये हेडिंग में छापा गया कि बुद्धिस्टों का भी एक काव्य है और जिसका नाम है दशरथ जातक, और उसका राजा बौद्ध राजा राम है। तो बौद्ध जातक कथा के आधार पर दशरथ जातक कथा है, और दशरथ जातक कथा के आधार पर बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखा गया, मगर उसका डेवलपमेंट गुप्त काल तक यानी 6वीं शताब्दी तक होता रहा। इसलिए यह माना जाता है कि रामायण ये बुद्धोत्तर कालीन है, मौर्योत्तर कालीन है, और रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है। ब्राह्मण लोगों के लिए दिक्कत क्या है? ब्राह्मण लोगों के लिए दिक्कत यह है, बुद्ध के ऐतिहासिक होने के भौतिक प्रमाण मिले, बुद्ध का बर्थ प्लेस मिला, बुद्ध का महापरिनिर्वाण का कुशीनगर प्लेस मिला, बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया उसका प्लेस मिला, उसकी तारीख मिली, मगर राम कहाँ पैदा हुआ, राम वनवास में गया तो किधर गया, राम का बाप वास्तव में कौन है, ये इसको
सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों के पास कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। इसलिए ब्राह्मण लोग परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशान मोर भागवत है कि बुद्ध को डिनाय करना चाहते हैं, अशोका को नकारना चाहते हैं, मगर उनके वक्ताओं ने जो रामायण और महाभारत में बुद्ध का जिक्र करके रखा, उसके लिए समस्या क्रिएट हो गया। ये उसके लिए समस्या क्रिएट हो गया। तो इसीलिए बुद्ध को अगर नकारना है, सम्राट अशोक को अगर नकारना है, तो आर्कोलॉजिकल अल्टरनेट आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखाना होगा, मगर वो दिखा नहीं रहे। इसका सबूत ये मिला कि रामायण और महाभारत बुद्धोत्तरकालीन है, और ये प्रतिक्रांति के बाद लिखा गया है। इसलिए एएसआई के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एएसआई इसके लिए जिम्मेदार है। एएसआई एक पारदर्शी संस्था है, निरपेक्ष संस्था है, मगर उनको माध्यम करके वो उन लोगों ने साकेत पर कब्जा किया, लॉकडाउन का सहारा लेकर राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया। साकेत क्या है? जब तथागत बुद्ध ने वर्षावास किया, प्रसेनजीत राजा के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो शिष्या है विशाखा ने बुद्ध को एक बड़ा संगाराम डोनेट किया, जो वहां मिला है, जिसको आज गणेश कुंड ब्राह्मण कहते हैं। और जो डाउटफुल जगह थी, जो विवादित स्थान था, उस एरिया का एरिया कितनी है? 1.75 एकड़, मगर उसकी चारों दिशाओं में उसको लगे हुए 4 बुद्ध के स्तूप है, जिसको आज ब्राह्मण कुबेर पर्वत, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी इस नाम से पुकारते हैं। मगर 7वीं शताब्दी में हिमन संघ ने कहा यार 3500 भिक्खु रहते थे, तो 7वीं शताब्दी तक एविडेंस मिलता है। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर बाबरी मस्जिद को गिराया। केवल आरएसएस के लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए योजना नहीं बनाई। जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो 2016 में पीवी, ये जो साउथ इंडिया का जो ब्राह्मण है जिसने ईवीएम का केस जीता, नहीं सुब्रमण्य स्वामी, उसने एक टीवी चैनल पर बयान देते हुए कहा कि अगर राजीव गांधी मर नहीं जाते तो राम मंदिर राजीव गांधी ही बनाते थे। दावे से कहता हूं। तो उन लोगों ने योजना बनाकर राम मंदिर बनाने की योजना बनाई। एक तरफ लोकतंत्र का उदय हो चुका था, और राजीव गांधी ने 3 जगहों को सेंटर बनाया जिससे देशव्यापी ब्राह्मणों का कब्जा हो सके। 1949 को सौराष्ट्र के मंदिर पर कब्जा किया, सोमनाथ मंदिर पर कब्जा किया। अब उसका जीपीआर सर्वे के द्वारा पता चल रहा है कि उसके नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है, यानी नेहरू को मालूम था उसके नीचे बौद्ध विहार है। 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर फैजाबाद जिले के कलेक्टर के थ्रू रामलला की मूर्ति रखवाई, वो नेहरू के द्वारा रखवाई गई, और उनका उस समय करस्पॉन्डेंट भी हुआ है, गृह विभाग के द्वारा जांच की गई है। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो एक पार्टी ने, एक व्यक्ति ने कहा कि वो जो उस समय मूर्ति रखवाई, उस समय केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो नेहरू और गृह विभाग के साथ जो पत्राचार हुआ है उसकी कॉपी भी कोर्ट में पेश की जाए। तो इलाहाबाद के जज ने ऑर्डर दिया कि नेहरू सरकार का और गृह विभाग का जो करस्पॉन्डेंट हुआ
उसको पेश किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 में ये लिखित में दिया कि वही फाइल गायब हो गई है। जो करस्पॉन्डेंट हुआ गृह विभाग का और प्रधानमंत्री का जो करस्पॉन्डेंट हुआ